और याद रखिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कभी भी नए अध्याय का मजा ना चुके। सैंधव अस्त्र की ताकत देखने के बाद मृत्युंजय और उसके साथियों ने इस मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। मृत्युंजय को इतना शांत देख अनुराग ने भी लड़ाई करने की कोशिश नहीं की और वह भी अपने साथियों के साथ वापस अपने कमरों में लौट गए। 3 दिन का समय कुछ भी नहीं था। बहुत जल्दी यह समय बीत गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब आकर्ष व रविकांत का मुकाबला होने वाला था। सुबह होते ही अनुराग और मृत्युंजय दोनों अपने अपने साथियों के साथ अखाड़े के लिए रवाना हो गए। जहां पर मुकाबले का आयोजन किया गया था, वह महल के बाहर की एक जगह थी। यह शहर काफी बड़ा था और इसमें एक बड़ी घाटी थी। प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वहीं पर अखाड़े का निर्माण किया गया था। जब आकर्ष अपने पिता के साथ वहां पर पहुंचा तो उसने पाया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए हुए थे। ज्यादातर लोग तो नागवंश के ही थे और बाकी के बचे लोग बाहर की दुनिया से आए थे। इनमें विभिन्न ताकतों के सदस्य शामिल थे। जब उन सभी ने अनुराग और मृत्युंजय को देखा तो सभी एक एक करके उन्हें प्रणाम करने लगे। वह दोनों इस निम्न तल की सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें कोई भी नजरअंदाज कैसे कर सकता था। कुछ ही देर में सभी लोगों का ध्यान अनुराग और मृत्युंजय से हटकर आकर्ष पर आ गया। उसके चेहरे को ज्यादातर लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि यह वही इंसान है जिसके पास सैंधव अस्त्र था। शुरुआत में तो ज्यादातर योद्धाओं के मन में लालच आ गया, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आकर्ष अनुराग का बेटा है, तो फिर लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी। वूश, वूश, वूश। ठीक इसी समय पर नागवंश की तरफ से भी कुछ बड़े योद्धाओं ने अपनी मौजूदगी दी। यह कुल 5 लोग थे। सब नागवंश के उच्च अधिकारी थे। इनमें सबसे आगे नागवंश के प्रमुख वरदान चल रहे थे। उनके पीछे चित्रांग और रविकांत थे। उनके भी पीछे वह महिला योद्धा थी जो मृत्युंजय का स्वागत करने आई थी। और सबसे आखिर में एक और बुजुर्ग अवस्था का आदमी था। यह आदमी वही था जिसको पिछली बार विमूर्ति ने सबक सिखाया था। सभी के सामने प्रकट होने के बाद वरदान ने अपने मेहमानों की तरफ देखा। इनमें उसकी नजर सबसे पहले मृत्युंजय और अनुराग पर पड़ी। यहां पर आने से पहले चित्रांग ने उन सभी को बता दिया था कि जिस आकर्ष के पास सैंधव अस्त्र है और जो आकर्ष अनुराग का बेटा है, दोनों एक ही है। वरदान को भी इस बारे में पता था, तो आकर्ष के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट प्रदर्शित की और अनुराग व मृत्युंजय से मिलने आ गया। अब बाहरी दुनिया के लिए तो यह है एक काफी शांतिपूर्ण वार्तालाप था, पर सिर्फ अनुराग, मृत्युंजय और वरदान जानते थे कि उनकी बातों में कितनी शांति है। यह जरूर आपका बेटा आकर्ष होगा, है ना, जिसके पास सैंधव अस्त्र भी है। कुछ देर तक यहां वहां की बातें करने के बाद वरदान ने अपना ध्यान आकर्ष पर केंद्रित किया व अनुराग से पूछा। जो पहला सवाल पूछा गया था उस पर तो अनुराग ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी, पर जो दूसरा सवाल था उसे सुनकर उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। क्या वरदान सैंधव अस्त्र पर अपनी नजर गड़ाकर बैठा है? अनुराग व मृत्युंजय दोनों के मन में यही सवाल चल रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ही आकर्ष हूं और मेरे पास ही सैंधव अस्त्र है। आकर्ष ने बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब दिया। यह जवाब सुनते ही वहां पर आए सभी लोगों की आंखें चमक उठी। सैंधव अस्त्र के प्रति उनकी आंखों में लालच का भाव साफ देखा जा सकता था। अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करना चाहूंगा। इससे पहले कि वरदान कुछ और पूछता, आकर्ष ने अपनी बात कह दी। जरूर, अगर तुम्हें मुकाबले की इतनी ही जल्दी है तो हम मुकाबला तुरंत शुरू कर देते हैं।
वरदान ने फिर से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए कहा। असल में चित्रांग ने उन्हें बता दिया था कि आकर्ष अभी विभव मंडल का ही योद्धा है। इसने उनके आत्मविश्वास को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। उनकी नजरों में एक विभव मंडल का योद्धा उनके रविकांत का क्या कर सकता था, जो पहले ही प्रज्ञा मंडल में पहुंच चुका था। आज का यह मुकाबला वरदान ने मुकाबले के आरंभ की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आकर्ष ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैं रविकांत के साथ मुकाबला तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह मुकाबला जीवन और मृत्यु का मुकाबला होगा। जब तक अखाड़े में दोनों में से कोई एक योद्धा खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह मुकाबला खत्म नहीं होगा। जीवन और मृत्यु का मुकाबला। जैसे ही आकर्ष ने अपनी बात खत्म की, वरदान के चेहरे पर जो इतनी देर से मुस्कुराहट बनी हुई थी, वह झट से गायब हो गई। अभी तक तो उसे लग रहा था कि आकर्ष इस मुकाबले में हारेगा, पर जीवन और मृत्यु के मुकाबले की बात होते ही उसके लिए पूरी स्थिति ही पलट गई। कोई भी समझदार योद्धा बिना सोचे समझे जीवन और मृत्यु के मुकाबले की चुनौती कभी नहीं देता, कम से कम जब तक उस योद्धा के उसे मुकाबले में जीतने की संभावना 90% से ज्यादा न हो। पर आकर्ष सिर्फ विभव मंडल का योद्धा था, तो उसके पास इतना आत्मविश्वास आया कहां से? यह वरदान को समझ में नहीं आ रहा था। इधर आकर्ष के इस मुकाबले की बात सुनकर अनुराग के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, जिस पर आकर्ष ने जवाब देते हुए कहा, अगर मुकाबले में कुछ भी ऊपर नीचे होता है या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है जब मैं खुद मुकाबला नहीं जीत सकता, तब मैं आपको संकेत कर दूंगा। आकर्ष ने यह जवाब भी सिर्फ इसलिए दिया था ताकि उसके पिता उसकी चिंता ना करें। रही बात जीवन और मृत्यु के मुकाबले की चुनौती देने की, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था बदला। रविकांत ने आकर्ष के कई साथियों को खत्म किया था, उसके पूरे शून्य समुदाय को खत्म कर दिया था। जब तक रविकांत को वह खत्म नहीं कर देता, उसके कलेजे को ठंडक नहीं मिलने वाली थी। लेकिन यहां पर एक समस्या थी, उसकी तलवार। उसकी तलवार बहुत ज्यादा विशेष थी, जिस कारण वो जानता था कि अगर मुकाबले के दौरान उसने उस तलवार का इस्तेमाल किया तो बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाएगा, और फिर शायद कुछ लोग उसे मारने की भी कोशिश करें। इसलिए उसने सोच लिया था कि जब तक ज्यादा जरूरत ना पड़े, यह अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले से ही सैंधव अस्त्र की वजह से वह लोगों की नजरों में आया हुआ था। लोगों को बड़ा कदम उठाने के लिए वह उन्हें दूसरा लालच नहीं देना चाहता था। जब रविकांत ने यह शर्त सुनी तो उसकी आंखें तो खुशी व उत्साह से चमक उठी। वह खुश कैसे नहीं होता? पहले दिन से ही वो आकर्ष को खत्म करने के लिए कोई सुनहरा मौका ढूंढ रहा था, और यहां आकर्ष खुद उसे वह मौका दे रहा था। इस डर से कि कहीं आकर्ष अपनी बातों से पलट ना जाए, उसने झट से यह शर्त मान ली। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो, वरदान ने बीच में आकर दोनों को रोक लिया। वरदान का इस तरह से बीच में आना रविकांत को पसंद तो नहीं आया था, मगर फिर भी वह अपनी जगह पर रुक गया। आखिरकार वह उनके पूरे वंश के प्रमुख थे। उन पर गुस्सा होकर वो खुद के ही वंश की बदनामी क्यों करवाता? आकर्ष, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह बताने की जरूरत होगी कि जीवन और मृत्यु के मुकाबले का मतलब क्या होता है। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम यह शर्त रखना चाहते हो? वरदान ने आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों आपको कोई शक है? जवाब देने की जगह आकर्ष ने वापस वरदान से ही सवाल किया, मुझे शक तुम पर नहीं है, लेकिन तुम नील महल के युवराज हो। इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए कि मुकाबले के दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पिता उस मामले को मुद्दा बनाकर हमें निशाना नहीं बनाएंगे? वरदान ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं? आपके पास इसका कोई समाधान है? आकर्ष ने पूछा। बिल्कुल है।
मुकाबला शुरू होने से पहले दोनों योद्धा प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देंगे कि वह सिर्फ एक दूसरे से ही मुकाबला करेंगे और इस दौरान कोई भी दूसरा व्यक्ति बीच में जाकर उनके मुकाबले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो प्रकृति उसका अस्तित्व मिटा सकती है। वरदान ने जवाब दिया। एक प्रकार से वह प्रकृति को ही इस मुकाबले की साक्षी बनाना चाहता था। आकर्ष वरदान की बात सुनते ही अनुराग ने तुरंत आकर्ष से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही आकर्ष ने वापस जवाब देते हुए कहा, एक बार के लिए मुझ पर भरोसा तो करें। ऐसे अगर आप हर समय चिंता करते रहे तो मुझे लड़ने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। यह सुनकर अनुराग चुप हो गए। कहीं ना कहीं उन्हें भी अब महसूस हो रहा था कि वह आकर्ष की ज्यादा चिंता करके उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर प्रस्ताव आपकी तरफ से आया है तो क्यों ना आप ही इसकी शुरुआत करें, आकर्ष ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोगों की नजर रविकांत पर आकर केंद्रित हो गई। इस बात से तो सभी सहमत है कि अगर प्रस्ताव वरदान की तरफ से आया है तो पहले उनके योद्धा को इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सभी की नजर अपने ऊपर देख रविकांत ने तुरंत अपनी उंगली चीरकर खून की एक बूंद निकाली और उसको आसमान में उछालते हुए प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे दिया। हमारे योद्धा ने तो वचन दे दिया, अब तुम्हारी बारी। वरदान ने वापस आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। इस पर आकर्ष ने भी अपने खून की बूंद के साथ प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दिया। इसके बाद दोनों योद्धाओं ने अखाड़े में प्रवेश किया और लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। अधिकांश योद्धाओं के मन में इस समय एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर आकर्ष के अंदर इतना आत्मविश्वास आया कहां से है। पिछली बार तो अपनी चालाकी से तुम बच गए थे आकर्ष, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हारे पिता भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे, रविकांत ने कहा और अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने लगा। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं। मेरे समुदाय को तुमने खत्म किया, मेरे साथियों को तुमने मारा। आज तुम्हें उन सब की मृत्यु की कीमत चुकानी होगी। आकर्ष ने भी जवाब दिया और अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने लगा। हमेशा की तरह इस बार उसने देर से अपनी ताकत प्रदर्शित नहीं की। उसे पता था कि रविकांत उससे ज्यादा शक्तिशाली है। यहां अगर उसने कम समय में ज्यादा शक्तिशाली प्रहार नहीं किया तो काफी आसानी से रविकांत के हाथों मारा जाएगा। इसलिए शुरुआत में ही उसने सबसे पहले अपने गरुड़ पंखों को प्रदर्शित किया। जैसे ही उसकी सूर्य ऊर्जा ने प्रवाहित होना शुरू किया, झट से उसके पीठ के पीछे से दो विशालकाय पंख बाहर निकल आए। दोनों सुनहरे रंग में चमक रहे थे, जैसे सोने के बने हो। यह पंख दिखने में जितने आकर्षित थे उतने ही नुकीले भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे धारदार तलवारों से उन पंखों का निर्माण किया गया है। विकसित होने के बाद और इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद अब उसे अपने उन पंखों की आदत हो चुकी थी। शुरुआत के कुछ समय तक तो वह उसे अपने शरीर से अलग लग रहे थे, पर अब उसके लिए वह उसके शरीर के अंग बन चुके थे। वह उनको वैसे ही नियंत्रित कर पा रहा था जैसे अपने हाथ पैर को करता था। यह गरुड़ पंख गरुड़ की निशानी थे और उसके सामने खड़ा योद्धा रविकांत एक नाग था। अब दोनों में कितनी बड़ी दुश्मनी थी यह तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। यह दोनों प्रजातियां एक दूसरे के जान की प्यासी रहती थी। इसलिए जब रविकांत की नजर गरुड़ पंखों पर पड़ी तो स्वाभाविक रूप से उसका खून खोलने लगा। आकर्ष के लिए यह मामला थोड़ा उल्टा था। वह आवेग में नहीं आया क्योंकि उसके शरीर के भीतर नागों का भी खून था। वह दोनों प्रजातियों के मिश्रण से बना था। वाह! अपने गरुड़ पंखों का इस्तेमाल करते हुए उसने बस एक छोटी सी छलांग लगाई और तुरंत आसमान में काफी ऊंचाई पर आ गया। दुश्मन को हवा में जाते देख रविकांत भी अपनी जगह से ऊपर उठा और उसका पीछा करने लगा। आकर्ष की रफ्तार ने उसे भी हैरान किया था।
लेकिन अपनी दुश्मनी के चलते उसने फिलहाल के लिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आकर्ष के करीब पहुंचने की कोशिश की, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही आकाश ने महसूस किया कि रविकांत उसके पास आ चुका है, उसने अपनी तलवार वाली दिव्य योग्यता का इस्तेमाल किया। इस योग्यता को उसने अभी तक कोई नाम नहीं दिया था, क्योंकि जब यह उसे मिली थी तब भी इसका कोई नाम नहीं था। शुरुआत में उसे लगा था कि यह बस एक तलवार की दिव्य योग्यता है, लेकिन शक्ति स्तंभ के भीतर जब उसने इसका अभ्यास करना शुरू किया तब उसे इसकी असली कीमत समझ में आई। यह सिर्फ तलवार से जुड़ी दिव्य योग्यता नहीं थी, बल्कि यह प्रतिरूप भी बना सकती थी। रविकांत के करीब आते ही आकर्ष ने इस योग्यता का इस्तेमाल करके अपने 2 प्रतिरूप तैयार कर लिए। जो वास्तविक आकर्ष था वह थोड़ा आगे जाकर और ऊपर की तरफ बढ़ा। वही बाकी के जो 2 प्रतिरूप थे वह 2 विपरीत दिशाओं में गए, लेकिन आगे जाकर वह भी आसमान की तरफ बढ़े और वहीं से घूमकर रविकांत के पीछे की तरफ आ गए। जब तक रविकांत कुछ समझ पाता, आकर्ष और उसके 2 प्रतिरूपों ने मिलकर उसको हर दिशा से घेर लिया। तीनों के ही हाथ में तलवार थी, जिनकी नोक रविकांत की तरफ थी। तीनों ने एक साथ एक ही दिशा में गोलाकार पथ पर घूमना शुरू किया और फिर से आसमान की तरफ बढ़ने लगे। फिर तेजी से रविकांत की तरफ बढ़े। यह देखकर रविकांत ने भी अपनी तलवार निकाल ली। उसने आकर्ष के पहले प्रतिरूप को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। जैसे ही तीनों रविकांत के करीब आए, रविकांत ने पहले प्रतिरूप पर प्रहार कर दिया। यह प्रहार आकर्ष के पहले प्रतिरूप को चीरते हुए आर पार निकल गया। पहला प्रतिरूप नष्ट हो गया, लेकिन इस बीच जो दूसरा प्रतिरूप था वह पीछे से रविकांत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और उसने इसी मौके का फायदा उठाते हुए रविकांत के कंधे पर एक गंभीर प्रहार किया। स्विश! सही समय पर प्रतिक्रिया न दे पाने के कारण रविकांत उस प्रहार की चपेट में आ गया और उसके कंधे से खून की धार बहने लगी। पर उसने आकर्ष को अपने आप पर ज्यादा हावी नहीं होने दिया। जख्मी होने के बावजूद उसने घूमकर वापस आकर्ष के दूसरे प्रतिरूप पर प्रहार किया, पर इस दौरान उसने वास्तविक आकर्ष को नजरअंदाज कर दिया था। दूसरे प्रतिरूप पर जब प्रहार हुआ, इसी का फायदा उठाकर वास्तविक आकर्ष ने उसकी पीठ पर अपनी तलवार से गहरा जख्म छोड़ दिया। अभी सिर्फ मुकाबला शुरू हुआ था, लेकिन इतनी सी देर में रविकांत 2 बार जख्मी हो चुका था। इस परिणाम ने सभी को चौंकाकर रख दिया। किसी के भी लिए विश्वास कर पाना मुश्किल था कि आखिर आकर्ष रविकांत के इतने मजबूत शरीर को इतनी आसानी से जख्मी कैसे कर पा रहा है। इस समय पर वरदान के साथ साथ अनुराग और मृत्युंजय भी पूरी तरह से हैरान थे। उनकी हैरानी आकर्ष के उन गरुड़ पंखों और उसके 2 प्रतिरूपों को लेकर थी। वैसे तो आकर्ष अनुराग का बेटा था, लेकिन अनुराग को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनके बेटे के पास इस प्रकार की दुर्लभ योग्यताएं हैं। रही बात मृत्युंजय और वरदान की, तो वह तो आकर्ष को पहली बार लड़ते देख रहे थे। ऐसी दिव्य योग्यताएं तो उच्चतल में भी बहुत दुर्लभ है। इसे निम्नतल में ऐसी योग्यताएं कहां से मिल गई? मृत्युंजय ने पूछा। लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला वहां पर कोड नहीं था। इधर अखाड़े में जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा था, रविकांत के लिए परेशानियां उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। आकर्ष की वह तलवार वाली दिव्य योग्यता एक समय पर सिर्फ 2 ही प्रतिरूप बना पा रही थी, जो कि बहुत बड़ी मदद नहीं थी। लेकिन उसके बने यह दोनों ही प्रतिरूप उसके जितने ताकतवर थे। हाँ, यह बात अलग थी कि वह स्वतंत्र रूप से अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनके पास खुद की सोच व समझ नहीं थी। लेकिन फिर भी बराबर की ताकत रखता बहुत बड़ी बात थी। ज्यादा नहीं तो वो रविकांत का ध्यान भटकाने में तो आकर्ष की काफी मदद कर सकते थे। यह मुकाबला इसी रफ्तार और इसी शैली के साथ लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। इस दौरान रविकांत कई बार जख्मी हो गया था। वैसे जख्म तो आकर्ष के शरीर पर भी लगे थे, लेकिन वह इतने गंभीर नहीं थे कि उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।
अखाड़े की जमीन खून से भीग चुकी थी। हर थोड़ी देर के बाद दोनों योद्धाओं का गर्म खून उस जमीन पर गिर रहा था। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें एक मौका दूं, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी है। अब तुम्हें बताता हूं कि इन 5 सालों में मैंने क्या कुछ हासिल किया है। रविकांत ने अचानक से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद उसने अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। इस बार वह पहले की तरह अपनी सामान्य ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यह वाली ताकत प्रज्ञा मंडल के पहले स्तर के योद्धा के बराबर की थी। अगर आकर्ष पर इसका प्रहार हो जाता तो उसका मरना निश्चित था। लेकिन यहाँ रविकांत ने एक बार फिर वही गलती की जो वह इतनी देर से करते आ रहा था। एक तो वह आकर्ष पर प्रहार करने के लिए खुद आगे बढ़ा था, और दूसरा उसने आकर्ष को हल्के में ले लिया था। जब रविकांत से आकर्ष की दूरी 10 मीटर के लगभग रह गई थी, तब आकर्ष ने अपनी सबसे विशेष दिव्य योग्यता को जागृत किया। यह थी अवशोषण तकनीक। जैसे ही उसने इस दिव्य योग्यता का इस्तेमाल किया, उसके चारों तरफ 10 मीटर की त्रिज्या का एक गोल घेरा तैयार हो गया। इस घेरे के भीतर जो कुछ भी था, वह सब कुछ प्राकृतिक ऊर्जा में बदलकर आकर्ष के शरीर में प्रवेश करने लगा। धीरे धीरे आकर्ष के ऊर्जा स्तर में वृद्धि होने लगी। वैसे यह ताकत ज्यादा समय के लिए नहीं थी, इसलिए जो ऊर्जा स्तर बढ़ रहा था वह भी एक प्रकार से आभासी था। ऊर्जा स्तर के बढ़ने के साथ ही उसके शरीर में सूर्य ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ने लगी, जिसका सीधा असर उसकी पूरी ताकत पर पड़ रहा था। इतनी देर में रविकांत उसके बिल्कुल सामने आ चुका था और तलवार उसके ऊपर चला चुका था। इसी मौके पर आकर्ष ने एक बार फिर अपनी उस तलवार की योग्यता का इस्तेमाल करके अपने 2 प्रतिरूप तैयार किए और अपनी खुद की तलवार आगे करते हुए रविकांत की तलवार से टकरा दी। क्लैंग! दोनों अस्त्रों के टकराते ही ऊर्जा का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और दोनों योद्धा समान दूरी तक पीछे चले गए। दोनों को एक साथ खून की उल्टी होने लगी। यह परिणाम देखकर नागवंश के प्रमुख वरदान का चेहरा पीला पड़ गया। अब उन्हें समझ में आया था कि आकर्ष ने उनके साथ धोखा किया था। उनके हिसाब से आकर्ष ताकत के मामले में रविकांत के बराबर था। उसने बस किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके अपने ऊर्जा स्तर को कमजोर दिखाया था, ताकि रविकांत बहकावे में आकर्ष के साथ जीवन और मृत्यु का मुकाबला करने के लिए मान जाए। जब रविकांत ने देखा कि उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार भी आकर्ष को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, बल्कि मुकाबले को बराबरी पर खत्म कर रहा है, तो उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई देने लगा। अभी तक उसे अपनी खुद की जीत पर विश्वास है, इसलिए था क्योंकि उसके हिसाब से वह आकर्ष से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन अब उसे यह मुकाबला करते हुए दबाव महसूस होने लगा था। सबसे ज्यादा हैरान तो उसे यह बात कर रही थी कि आकर्ष ने किसी एक दिव्य योग्यता का अभ्यास नहीं किया था, बल्कि बहुत सारी दिव्य योग्यताओं को सीख लिया था। न सिर्फ उसने उनको सीखा था, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल करते हुए रविकांत को जख्मी भी कर रहा था। रविकांत, इसी समय अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। अपने इंसानी शरीर के साथ तुम आकर्ष को नहीं हरा सकते, वह ज्यादा ताकतवर है। नागवंश के प्रमुख वरदान ने रविकांत को ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर सूचित किया। यह सुनकर रविकांत के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। एक इंसान को मारने के लिए वह अपने वास्तविक रूप में आए, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। उसने नागवंश के प्रमुख वरदान की बात को नजरअंदाज किया और अपने इंसानी रूप में ही आकर्ष पर फिर से प्रहार करने की कोशिश की। लेकिन इस बार भी परिणाम वही रहा जो पिछली बार था। आकर्ष को जख्मी करना तो दूर, इस बार तो वह आकर्ष को बराबर दूरी तक पीछे भी नहीं भेज पाया था। अब रविकांत को भी लगने लगा कि अगर वह अपने वास्तविक रूप में नहीं आया तो आकर्ष से हार जाएगा। इसलिए अपने सम्मान की चिंता न करते हुए उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। एक विशालकाय नाग अखाड़े के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गया और फुफकारते हुए आकर्ष को घूरने लगा।
जब सभी को लग रहा था कि आकर्ष अब कमजोर पड़ जाएगा, उसी समय पर आकर्ष वापस अपने गरुड़ पंखों का इस्तेमाल करते हुए आसमान में आया और सांप के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। इस समय उसकी आंखों में डर का कोई भी भाव नहीं था, उल्टा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह खुद भी यही चाहता हो कि रविकांत अपने वास्तविक रूप में आए। शरीर जितना बड़ा होता था, उसे चलाने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती थी। बस इसी कारण से आकर्ष रविकांत को उसके असली रूप में देखकर खुश हो गया था। मुकाबले से पहले उसने इस बारे में वरिष्ठ पिनाक से बात की थी। वरिष्ठ पिनाक ने उसे बताया कि अगर कोई नाग योद्धा अपने नाग रूप में आकर किसी से लड़ाई करता है, तो भले ही उनकी रफ्तार और ताकत कुछ समय के लिए बढ़ जाए, पर ज्यादा समय तक वह अपने उस रूप में लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई शुरुआत से ही अपना वास्तविक रूप, तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार इंसानी रूप धारण करने के बाद उनके वास्तविक रूप पर असर पड़ता है, और यह कीमत हर जानवर को चुकानी पड़ती थी। इस समय पर रविकांत को कोई अंदाजा नहीं था कि आकर्ष ने जानबूझकर उसे उसके वास्तविक रूप में आने दिया है। वह तो यही सोचकर आकर्ष पर प्रहार करने लगा कि उसे खत्म कर देगा। वैसे तो रविकांत की रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन आकर्ष अवशोषण तकनीक के कारण लगातार अपनी ऊर्जा बढ़ाए जा रहा था, जिस कारण उसके गरुड़ पंखों की रफ्तार भी काफी तेज हो गई थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी रविकांत आकर्ष को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। समय के साथ साथ आकर्ष की अवशोषण तकनीक अपनी योग्यता खो रही थी, वही रविकांत भी कमजोर पड़ता जा रहा था। लंबे समय तक अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करना हर किसी के लिए संभव नहीं था, और आकर्ष भी इसमें अपवाद नहीं था। अब यह संयोग था या आकर्ष की किस्मत अच्छी थी, पर जिस समय पर आकर्ष की अवशोषण तकनीक पूरी तरह से निष्क्रिय हुई, उसी समय पर रविकांत का शरीर भी बिल्कुल कमजोर हो गया। अभी आकर्ष समझ चुका था कि यही उसके लिए सबसे सुनहरा अवसर है, तो उसने अपनी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी तलवार की दिव्य योग्यता का प्रयोग किया और फिर से अपने 2 प्रतिरूप तैयार कर दिए। इसके बाद तीनों ने एक साथ मिलकर रविकांत के गले, सिर और पीठ को निशाना बनाया। गले वाले प्रतिरूप को तो रविकांत ने निगल लिया, लेकिन बाकी के 2 प्रहारों से अपने आप को बचा नहीं पाया। एक प्रहार उसके सिर पर हुआ और दूसरा उसकी पीठ पर। पीठ का प्रहार तो जैसे तैसे करके रविकांत ने सहन कर लिया, लेकिन जो प्रहार उसके सिर पर हुआ था, उसने उसके प्राण हर लिए। लगभग 1 मिनट तक उसका शरीर तड़पता रहा और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस परिणाम ने सभी को हैरान करके रख दिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रविकांत अपने वास्तविक रूप में आने के बाद इस तरह से मर जाएगा। वैसे यह सारी गलती नागवंश के कुल प्रमुख वरदान की थी। सबसे पहले तो उन्होंने प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देने की शर्त रखी, जिस कारण से वह खुद बीच में आकर रविकांत को बचा नहीं पाए। और दूसरी गलती उनसे यह हो गई कि उन्होंने रविकांत को उसके वास्तविक रूप में आने को कह दिया। उन्हें लगा था कि आकर्ष भी समय के साथ कमजोर पड़ जाएगा, पर वह यह बात भूल गए थे कि बड़े शरीर के साथ रविकांत पहले कमजोर पड़ेगा। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, रविकांत मारा जा चुका था। किसी भी नाग के शरीर में उसका नागकोश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। यह आकर्ष के बहुत ज्यादा काम आ सकता था, तो रविकांत के मरते ही उसने नागकोश को हासिल करने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी समय पर वरदान ने बीच में आकर उस पर प्रहार कर दिया, जिस कारण आकर्ष उड़ते हुए अखाड़े से बाहर जा गिरा। वरदान की यह हरकत देख अनुराग गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने पहले आकर्ष को बचाया और फिर कत्ल के भाव के साथ वरदान को घूरने लगे। वरदान भी समझ चुका था कि उससे गलती हो गई थी, इसलिए उसने सफाई देते हुए कहा, आपके बेटे ने रविकांत को हरा दिया, यह अच्छी बात है। हम अपनी इस हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपका बेटा रविकांत के शरीर को नहीं ले सकता।
यह तो आपको भी पता होगा कि एक नाग का शरीर बाहर के व्यक्ति को कभी नहीं दिया जाता। यह हमारा नहीं बल्कि उच्चतल के नागवंश के द्वारा बनाया गया नियम है। अगर आपने इसे तोड़ने की कोशिश की तो हमें मजबूरी में उनसे मदद मांगनी होगी। उसकी बात सुनकर अनुराग आगे कुछ बोल नहीं पाए। जो नियम वरदान ने बताया था, इस नियम के बारे में अनुराग पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने आकर्ष को समझाते हुए कहा, बेटा, रविकांत के शरीर के बारे में भूल जाओ। वैसे भी तुम्हें रक्तताल में प्रवेश करने का मौका मिलने वाला है, अभी उस पर ध्यान दो, वह ज्यादा जरूरी है। और वरदान ने अभी जो नियम बताया है वह गलत नहीं है। वाकई उनके नागवंश में इस प्रकार का नियम है। अपने पिता की बात सुनकर आकर्ष ने आगे बढ़ना सही नहीं समझा। उसने उनका कहना मान लिया। अनुराग, रविकांत के शरीर का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। हम आज रक्तताल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कल हम रक्तताल के द्वारा खोलेंगे। उस समय आपका बेटा भीतर प्रवेश कर सकता है। चाबी के साथ तैयार रहिएगा। ठीक इसी समय पर वरदान की आवाज अनुराग को सुनाई पड़ी। अपनी बात कहने के बाद वरदान ने अनुराग के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और चुपचाप वहां से रवाना हो गया। नागवंश के बाकी योद्धा भी एक एक करके वहां से जाने लगे। जो शक्तिशाली योद्धा थे, उन्होंने अपनी शक्तियों से रविकांत के विशालकाय शरीर को उठाकर महल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उनके वहां से जाने के बाद कुछ देर के लिए वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ऐसा नहीं था कि लोग बात नहीं कर रहे थे। हर कोई इस समय आकर्ष के बारे में ही बात कर रहा था। फर्क बस इतना था कि इस समय वह लोग ऊर्जा के माध्यम से बात कर रहे थे, तो किसी और को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अनुराग ने इस विषय पर आगे कोई बात नहीं की। वह आकर्ष, अरविंद और अपने विश्वासपात्र साथी विमूर्ति के साथ वापस अपने कमरों में आ गए। उद्देन इस समय यहाँ पर नहीं थे। उनको अनुराग ने वापस महल भेज दिया था। कारण यह था कि मुकाबला खत्म हो चुका था और आकर्ष को रक्तताल में प्रवेश करने का मौका मिल चुका था। ऐसे में अब यहाँ पर उनकी कोई जरूरत नहीं थी। आकर्ष को रक्तताल में कितना भी समय लग सकता था, तो अनुराग चाहते थे कि तब तक के लिए महल की सारी व्यवस्था उद्देन देखें। एक दिन का समय कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन की सुबह होते ही नागवंश का एक एल्डर अनुराग व आकर्ष को लेने आ गया। यह वही बुजुर्ग अवस्था की महिला थी जो मृत्युंजय को महल में लेकर आई थी। अनुराग की तरफ देखकर तो उसने काफी शांतिपूर्ण तरीके से बात की, लेकिन जब उसकी नजर आकर्ष पर पड़ी तो उसकी आंखों में कत्ल का भाव भर आया। आकर्ष ने जो उनके नागवंश का नुकसान किया था, उसकी भरपाई अब आगे कभी भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए उनका गुस्सा होना तो स्वाभाविक था। मगर अनुराग ने इस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता था कि जब तक वह अपने बेटे के साथ है, तब तक कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब अनुराग, आकर्ष, अरविंद और विमूर्ति वहां से रवाना होने वाले थे, तभी मृत्युंजय और उनके दोनों साथी भी अपने अपने कमरों से बाहर निकले। मुकाबला खत्म होने के बाद वैसे तो सभी योद्धा वापस लौट चुके थे, लेकिन मृत्युंजय और उनके दोनों साथी अभी भी वहीं पर थे, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था रक्तताल। असल में आज तक रक्तताल में नागवंश के योद्धाओं के अलावा बाहर के किसी भी व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया था, तो उन्हें देखना था कि आकर्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वह बुजुर्ग अवस्था की महिला मृत्युंजय को मना नहीं कर पाई और सभी को लेकर उस जगह पर आ गई जहां पर रक्तताल का दरवाजा था। जब वह लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर वरदान और बाकी सभी एल्डर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। युवराज आकर्ष, मुकाबला आपने जीता है, तो आपको भीतर जाने से मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक चेतावनी मैं पहले ही दे रहा हूं। आज तक नागवंश के योद्धाओं के अलावा बाहर के किसी भी व्यक्ति ने रक्तताल में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए हम नहीं जानते कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे नागवंश की नहीं होगी।
नागवंश के प्रमुख वरदान ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। वैसे तो उन्होंने यह शब्द आकर्ष के लिए कहे थे, लेकिन यह शब्द वास्तव में आकर्ष के लिए नहीं थे। वह अप्रत्यक्ष रूप से अनुराग के लिए थे। वरदान को अच्छे से पता था कि अगर आकर्ष को कुछ भी हो गया तो आगे चलकर अनुराग पूरा जिम्मेदार नागवंश को ही ठहराएंगे। इसलिए वह पहले ही अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर रहे थे। अनुराग जैसे समझदार आदमी भला वरदान की यह चाल कैसे नहीं समझते। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरा बेटा अगर रक्तताल में प्रवेश कर रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। अनुराग का यह जवाब सुनकर वरदान ने एक राहत की सांस ली, लेकिन मृत्युंजय जो कि वहीं पर खड़ा था, उसके चेहरे के भाव एक क्षण के लिए गंभीर हो गए। वह कुछ सोचने लगा था। अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि आप इस मामले में तो कम से कम पक्षपात नहीं कर रहे हैं। अब जब आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हमें क्या आपत्ति होगी? रक्तताल के दरवाजे खोले जाएं। आपके पास जी तो है ना? वरदान ने अनुराग से पूछा। तुम्हें लगता है मैं इतनी जरूरी वस्तु कहीं और रख कर आऊंगा? अनुराग ने गंभीर स्वर में जवाब दिया और अपनी जादुई अंगूठी में से एक कुंजी बाहर निकाली। रक्तताल में प्रवेश करने के लिए उसके द्वार को खोलना जरूरी था और द्वार खोलने के लिए 2 चाबियां लगती थी। जब पिछली बार अनुराग यहां पर आए थे तो उन्होंने एक चाबी अपने पास रख ली थी ताकि नागवंश का कोई भी दूसरा योद्धा इन 5 सालों के दौरान रक्तताल में प्रवेश न कर पाए। चाबी निकालने के बाद अनुराग ने उस चाबी को द्वार में लगाया। इसके बाद वह वरदान की तरफ देखने लगे। वरदान ने भी ज्यादा देरी न करते हुए अपनी जादुई अंगूठी में से दूसरी चाबी निकाली और दरवाजे में लगा दी। जब दोनों चाबियां दरवाजे में लग गई तो अंदर के सारे तंत्रजाल एक एक करके निष्क्रिय होने लगे और दरवाजा धीरे धीरे करके खुलने लगा। रक्तताल में समय की कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं बता सकता कि भीतर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति कितने समय बाद बाहर आएगा। कुछ लोग 1 महीने में बाहर आ जाते हैं, कुछ 4 महीने तक भी बाहर नहीं आते। योद्धा की खुद की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह कितने समय तक अंदर रहेगा। अगर अंदर कुछ भी हो गया तो बाहर से मदद की उम्मीद मत करना। वरदान ने आकर्ष को दोबारा से चेतावनी देते हुए कहा। धन्यवाद, मैं आपकी बातों को याद रखूंगा, आकर्ष ने जवाब दिया और फिर अपने पिता की तरफ देखने लगा, जैसे उनसे अनुमति मांग रहा हो। आकर्ष को अपनी तरफ देखते देख अनुराग को मन ही मन एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। उन्हें यह बात काफी ज्यादा अच्छी लगी थी कि आकर्ष उनसे अनुमति मांग रहा है। यह शायद उनके जीवन का पहला अनुभव था। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए आकर्ष को भीतर जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही आकर्ष आगे बढ़ा और दरवाजे के दूसरी तरफ चला गया। दरवाजे पर काफी ज्यादा कोहरा था, तो अंदर देख पाना काफी मुश्किल था कि अंदर क्या है। आकर्ष के वहां से जाने के बाद वरदान जिज्ञासा के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्हें भी जानना था कि आखिर यह रक्तताल आकर्ष पर कैसा प्रभाव दिखाएगा। इधर मृत्युंजय ने जब देखा कि अब बिल्कुल सही समय है, तो उसने अनुराग से सवाल किया, इस रक्तताल में अपने बेटे को प्रवेश करवाने के लिए तुमने उसकी जान को भी जोखिम में डाल दिया था। मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानता, पर तुम्हारे बारे में इतना जरूर जानता हूं कि तुम कभी भी अपने खुद के करीबियों की जान खतरे में नहीं डालते। तो इस बार ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि तुमने अपने बेटे को जानबूझकर इतने बड़े खतरे में डाला? मृत्युंजय का यह सवाल सुनकर नागवंश के प्रमुख वरदान भी अनुराग की तरफ देखने लगे। उन्हें भी इस सवाल का जवाब चाहिए था। तुमने सुना ही होगा कि बड़ा फायदा हासिल करने के लिए बड़ा जोखिम भी उठाना पड़ता है। मेरा मानना है कि अगर यह रक्तताल नागवंश के योद्धाओं को फायदा पहुंचा सकता है, तो निश्चित रूप से इंसानों को भी फायदा जरूर पहुंचाएगा।
हाँ, इसमें जान का बड़ा जोखिम है, लेकिन अगर मेरा बेटा यह जोखिम नहीं उठा सकता तो उसे मेरा बेटा होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं एक ऐसे इंसान को अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं जो मौत से डरता हो तो वह मेरा स्थान कभी भी नहीं ले सकता। तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि एक प्रकार से अपने बेटे की परीक्षा ले रहा हूं, अनुराग ने जवाब दिया। अब वह यह तो बता नहीं सकते थे कि उनको ऐसा करने के लिए महागुरु ने कहा था। अगर वह यह बता देते तो आकर्ष सभी के निशाने पर आ जाता। सभी को यही लगता कि आकर्ष के पास कुछ विशेष है, इसलिए महागुरु उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो मृत्युंजय और वरदान दोनों को ही पता था कि अनुराग झूठ बोल रहे हैं, पर दोनों ने इस बारे में आगे कोई सवाल नहीं किया। सवाल करने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि अनुराग की तरफ से जवाब मिलने वाला नहीं था। अब मैं चलता हूं, अचानक से मृत्युंजय ने वरदान की तरफ देखते हुए कहा, और फिर अपने दोनों साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया। वो सिर्फ इसी सवाल का जवाब जानने के लिए यहां पर रुका था, पर अनुराग उसे जवाब बता नहीं रहे थे, तो यहां पर रुककर वह अपना समय बर्बाद क्यों करता। मृत्युंजय के वहां से जाने के बाद अनुराग और वरदान अपने साथियों के साथ वही द्वार के बाहर खड़े होकर आकर्ष के वापस आने का इंतजार करने लगे। इधर द्वार से अंदर आने के बाद आकर्ष का बाहरी वातावरण से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। एक बार के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग ही आयाम में आ चुका है। यहां पर वह अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था, न ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आसपास किसी चीज को महसूस कर पा रहा था। पहले तो आकर्ष को लगा कि यह बस कुछ समय के लिए है, पर काफी समय गुजरने के बाद भी उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि भीतर आए हुए उसे कितना समय गुजरा है। वह अपनी जगह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही जगह पर चल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? नागवंश के किसी दूसरे योद्धा के साथ तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो वरदान मुझे बाहर ही बता देते। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। कोई भी रास्ता ना देखकर उसने अपने गरुड़ पंखों को सक्रिय किया। उसे लग रहा था कि ऐसा करके वह आगे बढ़ सकता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल किया, पर परिणाम इस आर भी पहले जैसा रहा। अवशोषण तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसने भी कोई फायदा नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे करके आकर्ष की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। खुद उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना तनाव महसूस क्यों हो रहा है। अचानक से उसके मन में दिया, उच्चतल और अपने दुश्मनों के विचार आने लगे। काफी देर तक आकर्ष उसी अवस्था में उलझा रहा, पर फिर अचानक से उसने महसूस किया कि जिन चीजों की वह चिंता कर रहा है, उसको लेकर अभी वह कुछ कर नहीं सकता। और जब वह कुछ कर नहीं सकता तो चिंता करने का क्या मतलब। थोड़ी ही देर में उसकी मानसिक स्थिति फिर से ठीक होने लगी। उसका मन अब बिल्कुल शांत हो चुका था। जैसे ही वह शांत हुआ, उसने एकदम से महसूस किया कि नीचे की जमीन हिलने लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोहरा भी अब धीरे धीरे करके कम होने लगा था। साथ में अब वो अपने शरीर को भी महसूस कर पा रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था नन्हे दोस्त। इन हजारों वर्षों में मैं तो उम्मीद ही खो चुका था कि वेगवानस का कोई वारिस यहाँ पर आएगा। इतनी सारी दिव्य योग्यताओं के साथ अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सप्तगिरी समुदाय का पहला स्तंभ, गुप्त स्तंभ, अब बिल्कुल सही हाथों में है। वेगवानस ने अपने लिए बिल्कुल सही वारिस चुना है। अचानक से एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी की आवाज आकर्ष को सुनाई देने लगी। यह आवाज आकर्ष ने पहले कभी भी नहीं सुनी थी, तो पता करने के लिए वह ऊपर की तरफ देखने लगा। जमीन से लगभग 1000 मीटर ऊपर एक बहुत ही बड़ा नाग हवा में उड़ रहा था।
चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नाग के 2 बड़े पंख भी थे और उसकी आंखों का रंग सुनहरा था। शरीर पर कुछ विशेष धारियां बनी हुई थी। हल्के सफेद रंग में वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चांदी से तराशा गया हो। उड़ने वाला सांप। उस पूरे दृश्य को देखकर एक बार के लिए तो आकर्ष को अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। उड़ने वाले सांप के बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। पहली बार था जब वह ऐसे किसी सांप को अपनी आंखों के सामने वास्तविक रूप में देख रहा था। उसने झट से शक्ति स्तंभ के भीतर बैठे वरिष्ठ पिनाक के पास संदेश भेजा और उनसे इस बारे में पूछने की कोशिश की। एक उड़ने वाला सांप जिसके शरीर पर धारियां हैं। असंभव। निम्नतल में इस प्रकार का कोई भी सांप नहीं हो सकता। जो आपको नजर आ रहा है वह पक्का कोई अक्ष होगा। इस प्रकार के अक्ष अपना वारिस चुनने के लिए अधिकांश नाग बनाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ नाग ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया, नाग ऊर्जा, यह क्या है? आकर्ष ने जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। आपको पता है, मैंने आपको अपनी सूर्य ऊर्जा दी थी जिसके बाद आपको गरुड़ पंख मिले थे। बिल्कुल उसी तरह जो बहुत लंबे समय तक जिंदा रह चुके नाग होते हैं, वह अपने किसी वारिस को अपनी नाग ऊर्जा देते हैं। अगर उनके जिंदा रहते हुए कोई वारिस नहीं मिलता है, तो वह अपने एक अक्ष का निर्माण कर देते हैं, ताकि सही समय आने पर वह अक्ष एक सही वारिस को वह नाग ऊर्जा दे सके। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह उनकी दिव्य योग्यता है। हर कोई अपनी ऊर्जा को पूरे जीवन में एक ही बार किसी को दे सकता है। जिस प्रकार मैंने आपको सूर्य ऊर्जा के माध्यम से हमारे परिवार के गरुड़ पंख दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह नाग ऊर्जा के साथ आपको नागों का शरीर और उनकी तेज रफ्तार मिलती है। कई बार नुकीले पंजे भी मिल जाते हैं जो सांपों के दांतों का काम करते हैं। इसके अलावा अगर वारिस चाहे तो नागों की पूंछ भी हासिल कर सकता है। जो हमारे गरुड़ वंश की ऊर्जा हासिल करता है उसे गरुड़ योद्धा कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो नागवंश के योद्धाओं की ऊर्जा हासिल करता है उसे नाग योद्धा कहा जाता है। आपके सामने खड़ा अक्ष भी आपको नाग ऊर्जा देना चाहेगा। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। तो यह बात है। वैसे इस अक्ष ने मेरे मास्टर वेगवानस का भी नाम लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हो? आकर्ष ने पूछा। संभावना तो है, लेकिन इसको लेकर पूर्णतया कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके मास्टर इस समय देवतल में होंगे। शायद यहां से जाने से पहले उन्होंने आपके लिए इस नाग ऊर्जा का प्रबंध करवाया हो। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। नन्हे दोस्त, मैं तुम्हें अब अपनी नाग ऊर्जा देने वाला हूं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हो सकता है तुम्हें थोड़ा दर्द हो, पर अपनी ऊर्जा को सक्रिय करके मेरी ऊर्जा को रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे शरीर पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। आसमान में उड़ रहे उस विशालकाय नाग ने आकर्ष से कहा। जैसा वह कह रहा है बिल्कुल वैसा ही कीजिए, यह आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। वरिष्ठ पिनाक ने भी उस अक्ष की बात से सहमति जताते हुए कहा। जब वरिष्ठ पिनाक ने ही सहमति दे दी तो आकर्ष ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने नाग ऊर्जा को स्वीकार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो प्रक्रिया काफी धीमी रफ्तार से चली, मगर जैसे ही वह ऊर्जा इसकी रगों में दौड़ने लगी, एकदम से उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके शरीर के भीतर से कोई धारदार कांच चलाकर उसके अंगों को काट रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप उस दर्द को सहन करने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। इसी प्रक्रिया में 10 घंटे गुजर गए। आकर्ष के शरीर में अभी भी नाग ऊर्जा प्रवेश कर रही थी। इन 10 घंटों में आकर्ष के सहन करने की क्षमता लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। अब तो उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था
क्योंकि वह यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि उसका शरीर कहाँ है। उसके शरीर से उसका रिश्ता टूट चुका था। ना तो वह अपने किसी शरीर के अंग को नियंत्रित कर पा रहा और ना ही शरीर में दौड़ रही ऊर्जा को। 10 घंटे कब एक दिन में बदल गए, आकर्ष को भनक तक नहीं लगी। शुरुआत में तो उसका शरीर लाल रंग का था, लेकिन अब वह सुनहरे रंग में चमकने लगा था, जो इशारा था कि नाग ऊर्जा उसके शरीर में अब अपना स्थान बना चुकी है और उसका शरीर उस ऊर्जा को स्वीकार कर चुका है।